हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत के संविधान में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार हैं आपके या नीति निर्देशक तत्व। इन सभी के बारे में हम आज डिटेल में जानने वाले हैं। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में अधिकार। अधिकार, आखिर ये वर्ड जो है अधिकार, इसका मीनिंग क्या होता है? तो अधिकार वो हक होते हैं जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वो मांग करता है। यानी अधिकार वो हक होते हैं जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी होता है और हर देश के नागरिकों के पास अधिकार होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है आपका अधिकारों का घोषणा पत्र। इससे आप क्या समझते हैं? तो इसमें अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है। यानी अगर हम बात करें एक लोकतांत्रिक देश की, तो उसमें नागरिकों के अधिकारों को संविधान में लिखा गया है। ऐसी ही सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, और वो जो सूची होती है उसी को ही अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? आपके मूल, यानी आपके जो बेसिक अधिकार होते हैं जो ज़रूरी होते हैं जीवन जीने के लिए। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय समय पर उठाई जाती रही। यानी जब भारत गुलाम था उस समय जो भारत के जो क्रांतिकारी थे और जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने समय समय पर नागरिकों के नागरिक अधिकारों की मांगों को उठाया। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। यानी जो उन्होंने अधिकारों की मांग उठाई, उनमें से ज़्यादा जो अधिकार हैं वो लिए गए और उन्हों को एक सूची में लिखा गया। संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। पहले ये मौलिक अधिकारों में ही आता था। सामान्य अधिकार देखो क्या होते हैं? वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है। यानी इनको इजीली चेंजेस भी किया जा सकता है परिस्थिति के अकॉर्डिंग, और इसको जो है वो कानूनी रूप से लागू किया जाएगा। इसी को ही सामान्य अधिकार कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार के। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं, यानी सूची में लिखे गए हैं, तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। यानी संविधान इसकी खुद जो है वो सुरक्षा करता है, और अगर आपके जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्टली न्यायालय में भी जा सकते हैं। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। यानी कोई एक अंग जो है इसको चेंज नहीं कर सकता। इसको चेंज करने में कठिनाई आती है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार निम्न है। यानी भारत के संविधान के भाग 3 में कौन कौन से अधिकार हैं? तो आपको आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। इसमें क्या बताया गया है कि हर नागरिक, जो भारत में रहने वाला जो भी नागरिक है, उसको समानता का अधिकार है। चाहे वो एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो काम वाली बाई हो, या फिर एक राष्ट्रपति हो। यानी अगर हम बात करें एग्जाम्पल ले एक वोट की, तो सभी के पास एक वोट का अधिकार है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या फिर एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला। तो इसमें हमें समानता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपका आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है, जिसमें आपको कहीं भी आने जाने, सभा करने, भाषण देने का अधिकार है, और आप कहीं भी जाकर कार्य कर सकते हैं, किसी भी देश में जाकर रह सकते हैं। इसमें आपका ये जो है ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है,
जो आपको संविधान में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है, जिसमें यह बताते हैं कि अगर किसी के साथ शोषण होता है, यानी मान लीजिए एक फैक्ट्री है और उसमें मजदूरों से काम कराया जाता है और वहाँ उनके साथ जो है शोषण किया जाता है, यानी उनसे या तो ज़्यादा समय तक काम कराया जाता है, वेतन कम दिया जाता है, या और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उनके विरुद्ध भी वो अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, इसमें नागरिकों को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होती है, चाहे वह हिंदू धर्म अपनाए, मुस्लिम धर्म अपनाए या सिख धर्म अपनाए, बौद्ध जैन किसी भी धर्म को वो अपना सकते हैं। नेक्स्ट आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यह आपका 29 से 30 आर्टिकल में दिया गया है। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी संस्कृति का पालन कर सकते हैं और आपको शिक्षा पाने का भी अधिकार है जब तक आप चाहें। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आपका आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसमें क्या होता है कि यदि नागरिकों के इनमें से किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जाकर डायरेक्ट अपील कर सकते हैं कि उनके इस अधिकार का हनन हुआ है। यहीं पे आपके जो अधिकार हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की कि संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से है, जैसे अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र आदि। यानी राजनीतिक दर्शन का मतलब यह है कि संविधान के बारे में जो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसी को ही संविधान का राजनीतिक दर्शन कहते हैं। जैसे इसमें आपको कौन कौन से नागरिक अधिकार हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, नागरिकता क्या होती है और लोकतंत्र क्या है, किस तरह से लोकतंत्र को कायम किया जाता है, सभी बातें। नेक्स्ट है आपका संविधान में निहित आदर्श, जैसे समानता, स्वतंत्रता हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं। यानी संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, यही क्या कराते हैं, हमें संविधान के दर्शन कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए तथा उन मूल्यों को जिन पर नीतियां बनी हैं, इन नैतिक बुनियादी अवधारणाओं पर चलकर उद्देश्य प्राप्त हो। यानी हमारा यानी भारत का जो संविधान है, इस बात की जो गारंटी देता है, ये इस तरह से वो मेंटेन करता है सभी चीज़ों को कि हमारे देश में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सभी कानूनों को, सभी नीतियों को अपनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास, यानी उनके हित अधिकारों की आवश्यकता होती है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय नागरिकों को प्राप्त किए गए हैं। यानी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है जो नागरिकों को प्रोवाइड किए गए हैं, जो आप संविधान के भाग 3 में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संविधान द्वारा प्रदत्त और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संविधान द्वारा प्रदान जो भी अधिकार होते हैं उनकी सूची बनाकर, सूची में इकट्ठा कर रखना, उसी को ही अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। इसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी। यहाँ पे आपके वही 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जन संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। ये तो आपने सुना ही होगा, जिसमें रंग भेद चल रहा था। उस दौरान काले लोगों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे और सभी के सभी जो अधिकार थे वो गोरे जो लोग होते थे उनके लिए थे। इसमें क्या था कि नेल्सन मंडेला, इन्होंने ही इसके लिए क्या किया था, बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन चलाए। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि दक्षिण भारत के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार, यानी दक्षिण भारत का जो संविधान है उसमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो सबसे पहला है गरिमा का अधिकार, देन निजता का अधिकार, थर्ड है आपका श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार,
उसके बाद है स्वास्थ्य, पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, यानी हमें अपना एनवायरनमेंट भी सेव करके रखना चाहिए। देन समुचित आवास का अधिकार, अच्छा आवास, रहने की जगह आपको हो। स्वास्थ्य सुविधा, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है आपका बाल अधिकार। उसके बाद है आपका बुनियादी तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार और सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार। ये जो आपके अधिकार हैं ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, या आखिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की ज़रूरत होती है। यानी अब सिर्फ केवल इन 6 अधिकारों से ही हमारा विकास नहीं हो सकता, इन पे हमारा जो जीवन है वो निर्भर नहीं होता। तो इसीलिए नागरिकों का पूरी तरह से विकास करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए कुछ और नियमों की, कुछ और अधिकारों की आवश्यकता होती है और इन्हें ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में देखा जाता है, जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। यानी आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मगर आप इसके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है करे, यानी जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक वो इन नियमों को लागू करती है। अब इसमें से नीति निर्देशक तत्व देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है आपका वह लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, जिसमें से वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए वो होते हैं नीति निर्देशक तत्व। वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए, इन्हें ही नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। देखिए इसे मैं आपको कुछ सिंपल वर्ड में समझाती हूँ। देखिए एक क्या होता है, हमें अपने राष्ट्रीय गान, अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, परंतु होता क्या है अगर कोई नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता, तो उसको पुलिस थोड़ी पकड़ के ले जाएगी। आप उसके खिलाफ कोई कंप्लेन फाइल थोड़ी कर सकते हैं कि इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया। तो ये क्या है जो आपको करने चाहिए मगर आप नहीं करते, ये चाहिए पर बल देते हैं। यानी अगर आपने नहीं किया तो आप इसको चुनौती नहीं दे सकते। यही आपका नीति निर्देशक तत्व के रूप में देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51 का में समावेश किया गया है। यानी कि 1976 के 72वें संविधान में एक संशोधन किया गया जिसमें नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची बनाई गई, जो आपके आर्टिकल 51 के का में मिलती है। इसके अंतर्गत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखना और उनका पालन करना। नेक्स्ट है आपका भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, कि भारत में एकता, अखंडता और उसकी संप्रभुता पर कोई खतरा ना आए। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना, यानी अगर आपको राष्ट्र की रक्षा करनी पड़े तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना, सभी नागरिकों में कोई सांप्रदायिक युद्ध ना हो या उनकी संस्कृति से लेकर कोई भी युद्ध या तनाव ना हो, उसके लिए नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना। नेक्स्ट है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझने और उसको बनाए रखना, यानी हमारी के जो भारत की सामाजिक संस्कृति है उस पर गौरव महसूस करना और उसके महत्व को बनाए रखना। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, यानी जो हमारी प्राकृतिक पर्यावरण है, पेड़ पौधे और भी बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनका संरक्षण यानी उनको बचाकर रखें। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी दृष्टिकोण का मतलब होता है नज़रिया, यानी वैज्ञानिकों के नज़रिए के अकॉर्डिंग मानववाद और ज्ञानार्जन
द्वारा सुधार की भावना का विकास करना। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, यानी जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, आपके पार्क हो गए, ऐसी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखें, उसे स्वच्छ रखें और स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिस्से में भी आप भाग लें। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के लिए सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक जो भी गतिविधियां हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट है आपका नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है। आखिर नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार इनमें आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने में प्रेरणा देते हैं। यानी इसमें कुछ हद तक मौलिक अधिकार क्या करते हैं, सीमा लगाते हैं, लिमिट को लगाते हैं, और जो नीति निर्देशक तत्व है कुछ कार्य यानी लोक कल्याण के लिए कुछ कार्य करने में सरकार को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित रखते हैं मौलिक अधिकार, लेकिन वहीं अगर हम नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो पूरे समाज के हितों की बात करते हैं। ये सिर्फ व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरे समाज के हितों के बारे में बात करते हैं, तो ये इस तरह से एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकार में अब अंतर बताना है हमें, यानी नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों में आपस में कैसे अलग अलग हैं। मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है परंतु नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। यानी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व का अगर उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि यह न्यायालय के द्वारा प्रदान क्या हुआ नहीं है। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें मैंने आपको बताया था ये मौलिक अधिकारों का लास्ट आपका छठा अधिकार है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है कि यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यानी उसको कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले जिला न्यायालय में जाए फिर उच्च न्यायालय में, जब वो जाके सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। नहीं, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं और अपने फाइल जमा करा सकते हैं। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने का आदेश दे सकते हैं, उन्हें रिट और प्रादेश कहते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार परीक्षा, उत्कृष्टता आदि। यह सभी अधिकार जो है रिट जो है वो न्यायालय को प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया है। मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। यानी अब हम बात करेंगे कि जब 2000 में क्या था, एक आयोग का गठन किया गया जिसे राष्ट्रीय मानव अधिकार कहा गया। इसमें क्या था कि मानव के अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उसकी शिकायतों पर इस आयोग में वो जा सकते हैं, पहल वो अपनी वहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच की जाएगी। नेक्स्ट है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं तथा 86वें संविधान अधिनियम 2002 के द्वारा और कर्तव्य जुड़ने से इनकी संख्या 11 हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है। अब यह नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट है आपका 93वें संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को 21 के ए में जोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत है जिन्हें राज्य का आदर्श के रूप में रखने का निर्देश दिया गया है। संविधान के भाग 4 में वर्णित, परंतु इन्हें न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है, यानी इनका हनन होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते। बार बार वही चीज़ें जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगी। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं और इन पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं, इन्हें कानूनी संरक्षण जो है वो प्राप्त किया हुआ है। लेकिन अगर हम नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो राज्यों को प्राप्त है
और कोई सीमाएं नहीं है इसमें, ना ही कानूनी संरक्षण इसमें प्राप्त किया जा सकता है। तो यहीं पे जो आपका ये चैप्टर है, यहीं पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।